जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं एडवोकेट महेश कुंतल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन के कब्जा के डिस्प्यूट के संबंध में। ज़मीन हो या मकान हो या इसी तरह की कोई भी स्थावर संपत्ति, तो उसके कब्जे का जो विवाद है, कब्जे का अचानक अगर कोई विवाद पैदा होता है तो ऐसे विवाद के संबंध में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के संबंध में अचानक अगर कोई विवाद पैदा हो गया है तो उसके बारे में क्या लॉ है, क्या कानून है, कौन सी धाराएं अप्लाई होती है जिससे हमें तत्काल राहत मिल सके, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में क्या कहना है। इस कानून के बारे में जजमेंट का भी हवाला देंगे, जो लैंडमार्क जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी हवाला देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहली बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी इसी तरह की प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति, चाहे वो ज़मीन हो या मकान हो या जल संबंधी कोई प्रॉपर्टी होती है वो भी हो सकती है, चाहे वो तालाब हो, पोखर हो, इस तरह की संपत्ति भी हो सकती है। जो आज के विषय में हम शामिल करना चाह रहे हैं, जिस कानून की हम बात करना चाह रहे हैं, उसके अंतर्गत ये इस तरह की प्रॉपर्टी आती है, चाहे वो शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो। तो अचानक से अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया है, आपकी कोई ज़मीन है, मकान है या इस तरह की संपत्ति है जिसको आपके कब्जे से कोई व्यक्ति अचानक से छीन रहा है, आपके कब्जे में व्यवधान पैदा कर रहा है, तो ऐसी संपत्ति के संबंध में अगर आप अपना उसके संबंध में अगर कोई टाइटल साबित करेंगे तो आप ये सब जानते हैं कि आपको सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना होगा। उसकी प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीडिंग है और वो प्रोसीडिंग बड़ी लंबी प्रोसीडिंग होती है। सिविल कोर्ट जाएंगे तो लड़ते रहेंगे जब तक वो प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा। पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टी के साथ में होगा, क्या कंस्ट्रक्शन कर लेगा, निर्माण कर लेगा, प्रॉपर्टी का नेचर बदल जाएगा, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल राहत हमारे सामने क्या हो सकती है जिससे ऐसे व्यक्ति को तत्काल रोका जा सके। तो इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है उसकी लगातार निगरानी आपको जरूर रखनी है, अवश्य ही रखनी है, क्योंकि निगरानी अगर रहेगी तभी आपको ये पता चलेगी कि कोई व्यक्ति आपके पोजीशन में इंटरफियर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो निगरानी लगातार कंटिन्यू आपको रखनी है। ऐसा कोई व्यवधान होता है तो ऐसी परिस्थिति में एक एक दिन बहुत कीमती होता है, तुरंत आपको एक्शन लेना होता है, क्योंकि हम जिस कानून की आज बात कर रहे हैं वो तुरंत तत्काल एक्शन के लिए अप्लाई होता है। अगर समय निकल गया, और वो समय मैक्सिमम जो समय है 2 महीने का, अगर 2 महीने का समय आपने निकाल दिया, 2 महीने कोई और व्यक्ति कब्जा करके बैठ गया लगातार, तो ये कानून अप्लाई नहीं होगा। तो तत्काल रेमेडी है हमारे पास क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत, जो अब बीएनएसएस हो गया है, इसके अंतर्गत हमारे पास तत्काल रेमेडी है जिससे कि लड़ाई, दंगा, फसाद पैदा होने वाला है। क्योंकि अगर अचानक से इस तरह कोई व्यक्ति आपको कब्जे से हटाएगा, परेशान करेगा, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद होगा, गोली चल सकती है, लाठी चल सकती है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास तत्काल जो उपाय है वो है धारा 164 बीएनएसएस, जो इस समय वर्तमान में है, और सीआरपीसी के अंतर्गत ये धारा 145 थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी नया अचानक से कोई कानून आ गया। इस प्रोविजन के अंतर्गत हमको एक एप्लीकेशन देना होगा, किसके, एसडीएम के समक्ष, क्योंकि इसकी जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। इसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एडीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, मगर अधिकांशतः इस समय जो इसका जुडिक्शन दिया गया है वो एसडीएम को दिया गया है। तो एसडीएम के समक्ष एक एप्लीकेशन हम तत्काल देंगे बिना इंतजार करे, क्योंकि ये 2 महीने की समयावधि इस सेक्शन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दूसरा व्यक्ति लगातार 2 महीने पोजीशन आपकी जमीन पे किसी तरह कर ले गया, अगर उसने पोजीशन बनाए रखा 2 महीने तक लगातार, तो फिर इस धारा का आप यूज नहीं कर पाएंगे, फिर ये धारा आपके लिए काम नहीं करेगी।
क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर ही आपको एक्शन लेना है। तो इस धारा के अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन देंगे, आप भी दे सकते हैं और आपकी ओर से पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है, या तो पुलिस ऑफिसर के माध्यम से आप दिलवा सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब झगड़ा होगा, लड़ाई दंगा होगा, तो आप कंप्लेन पुलिस को भी कर सकते हैं। पुलिस को कंप्लेन इस तरह की होती हैं, जनरली होती हैं, तो पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है एसडीएम को एक एप्लीकेशन के इस जमीन के संबंध में ये लोग इस तरह से डिस्प्यूट है कब्जे के संबंध में, और ये झगड़ा होने की पूरी संभावना है, परिस्थिति खराब हो सकती है, दंगा फैल सकता है, जो एरिया है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, आम जनता के बीच में भय का माहौल हो सकता है। जब कोई लड़ाई दंगा होगा, गोली चलेगी, लाठी चलेगी, तो सीधी सी बात है व्यवधान उत्पन्न होगा, आम जनता को परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह का एक लेटर, एक शिकायत पुलिस अधिकारी भी दे सकता है एसडीएम के समक्ष, और जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी दे सकता है। तो आप एक लेटर बना करके उसमें जो दूसरी पार्टी है जो आपको परेशान कर रही है उसका पूरा डिटेल रहेगा, उसमें किस तरह से ये पक्ष हमको परेशान कर रहा है, कौन कौन व्यक्ति हैं उसके साथ में, उन सभी व्यक्तियों का नाम लिख करके आपको एक कंप्लेन देनी है कि हमारे पोजेशन था, इतने समय से पोजेशन था, उस पोजेशन को हमसे जबरन छीना जा रहा है, या हमारी पोजेशन में इंटरफियर किया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, और आगे फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी के संबंध में प्रॉपर्टी का डिटेल भी उसमें स्पेसिफिक लिखना होगा आपको, पूरा एड्रेस उसका प्रॉपर्टी का। इस प्रॉपर्टी के संबंध में आगे फ्यूचर में कोई भी झगड़ा दंगा फसाद होने की संभावना है, तो इस तरह से जो शिकायत होगी एसडीएम उस पर तत्काल एक्शन लेगा और वो दोनों पक्षों को नोटिस जारी करेगा, यानी कि जो दूसरा पक्ष है उसको भी नोटिस जारी करेगा और जो पीड़ित पक्ष गया है उसको भी सूचना दी जाएगी कि आप दोनों पक्ष अपने अपने जो एविडेंस है पोजेशन के संबंध में वो हमारे सामने रखें। तो उनको दोनों पक्षों को सुना जाएगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम ये डिसाइड करेगा कि जिस व्यक्ति का लगातार 2 महीने से पोजेशन है अमुक प्रॉपर्टी पे, उसको पोजेशन में बने रहने दिया जाए। जो सूचना दी गई है एसडीएम के सामने, जो सूचना गई है पोजेशन के डिस्प्यूट के संबंध में, उस सूचना से पहले की जो अवधि है 2 महीने के अंदर की अवधि, अगर उस अवधि के अंदर किसी व्यक्ति को जबरन हटाया गया है पोजेशन से, हो सकता है आप सूचना देने जाएं तब तक आपको हटा दिया गया हो, तो अगर सूचना देने वाले व्यक्ति को 2 महीने के अंदर अंदर अगर हटा दिया गया है, तब यह माना जाएगा कि उसी व्यक्ति का कब्जा है ऐसी प्रॉपर्टी पर, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति का कब्जा मानेगा एसडीएम जिसको हटाया गया है। हटाना भी साबित करना होगा और किसका कब्जा था, 2 महीने की समयावधि से पहले किस व्यक्ति का लगातार पोजेशन चल रहा था, ये भी आपको दिखाना होगा, इसके भी कागज शो करने पड़ेंगे। तो इसको जब सुनवाई करने के पश्चात अगर एसडीएम ये पाता है कि अमुक व्यक्ति का लगातार 2 महीने से लगातार ज़्यादा 2 महीने की समयावधि से अधिक समयावधि का लगातार पोजेशन है, उस व्यक्ति को कब्जा दे देगा और वो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल गौर नहीं करेगा कि कब्जा वैध था या अवैध था। कब्जा किसी तरह का हो सकता है, केवल कब्जे के बारे में वो अपना सेटिस्फेक्शन करेगा, अपना निर्धारण करेगा, बाकी इसके बारे में वो कोई फाइंडिंग, कोई निष्कर्ष नहीं निकालेगा कि जो कब्जाधारी व्यक्ति था उसका कब्जा वैध था या अवैध था, क्योंकि ये टाइटल जो डिसाइड करने का काम है उसका जुडिक्शन में नहीं आता, एसडीएम के जुडिक्शन के में ये चीज़ नहीं आती। ये जो डिसाइड करने का काम है टाइटल का, ये सिविल कोर्ट का काम है, इसके लिए सिविल प्रोसीडिंग चलेगी, तो उसके लिए आपको सिविल सूट फाइल करना होगा जिसमें टाइटल डिसाइड होगा। ये जो धारा 164 है बीएनएसएस, ये केवल कब्जे की बात करती है, तत्काल में कब्जेधारी को कब्जे में बने रहने दिया जाए जिससे शांति बनी रहे, और बाद में अगर कोई डिस्प्यूट है वो सिविल सूट में अपना जाए और सिविल सूट के अंतर्गत सिविल कोर्ट के द्वारा अपना टाइटल प्रूव करें। और इस सुनवाई के दौरान अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी उपज है या कोई ऐसा अन्य लाभ है जो संपत्ति के संबंधित है और जो ऐसी वस्तु है कि वो खराब हो सकती है,
तो तब तक एसडीएम उस प्रॉपर्टी को, उस वस्तु को या तो किसी व्यक्ति को सौंप सकता है जो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले, या फिर उसको डिस्पोजल कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। अगर किसी वजह से आप लगातार 2 महीने पोजेशन न रख पाए, दूसरा व्यक्ति काबिज हो गया आपकी जमीन पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, और वो ऐसी जो सूचना आपने दी है उस सूचना से पहले लगातार 2 महीने उसने कब्जा बनाए रखा और उसने कब्जा अपना प्रूव कर दिया, तो हो सकता है आप हार जाएं, उसका पोजेशन बनाए रखे एसडीएम। मगर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप हार गए। आप सिविल सूट में, सिविल प्रोसीडिंग के अंतर्गत अपना टाइटल साबित करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी फिर भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फिर आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, आप हार गए तो फिर आप कभी जीतेंगे ही नहीं, आप थक के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये तो तत्काल की प्रक्रिया है, एक इमरजेंसी प्रोसीडिंग है जो तात्कालिक रूप से अगर आप नहीं कब्जा रख पाए किसी भी कारणवश, तो दूसरे ने अपना पोजेशन अगर साबित कर दिया तो उसको दे दिया जाएगा पोजेशन। और अगर किसी का भी पोजेशन नहीं साबित हो पा रहा है, एसडीएम को अगर ये लग रहा है कि नहीं, दोनों पक्षों में से किसी का भी पोजेशन स्थिर रूप से साबित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसको कुर्क भी कर सकता है। एसडीएम ऐसी प्रॉपर्टी को कुर्क कर देगा, ना आपको पोजेशन देगा, शिकायतकर्ता को देगा, ना दूसरी पार्टी को देगा। ये भी उसको अधिकार है। तो तब तक आप अपना सिविल सूट से अपना पोजेशन या टाइटल साबित करें, तब तक ये प्रॉपर्टी किसी को नहीं दी जाएगी। ये भी कर सकता है। तो इसके अलावा अगर उसको ये साबित हो जाता है कि नहीं, ऐसा कोई दंगे फसाद की संभावना नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक पोजेशन में है कोई व्यक्ति, तो वो इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है इस आधार पर कि ऐसे कोई दंगे फसाद की, ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो आज भी ऐसे विवाद के संबंध में आज भी एग्जिस्ट करता है। ये जजमेंट है अमरेश तिवारी वर्सेस लालता प्रसाद दुबे, 11 अप्रैल 2000 का ये जजमेंट है। इसका एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 3858 ऑफ 1999। इसका डिटेल आप डिस्प्ले से नोट कर सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि इस तरह की जो प्रोसीडिंग है केवल उसका इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज किया जाना चाहिए। आमतौर पर जनरल वे में इस धारा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस धारा का प्रयोग एसडीएम को उसी परिस्थिति में करना चाहिए जब कोई तात्कालिक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई हो, प्रॉपर्टी के पोजेशन के बारे में ही इस धारा का प्रयोग किया जाएगा। अगर अन्य कोई परिस्थितियों की वजह से अशांति होने की संभावना है तो इस धारा का यूज नहीं किया जाएगा। उसके लिए धारा सीआरपीसी में धारा 107 है और बीएनएसएस के अंतर्गत धारा 126 है, जो अन्य परिस्थिति में किसी क्षेत्र में अशांति भंग होने को रोकने के लिए, परिशांति कायम बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति से बॉन्ड भरवाए जाते हैं। एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि आप इतने दिनों के लिए परिशांति बनाए रखेंगे और अगर इन इतने दिनों के अंदर कोई शांति भंग होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। सिक्योरिटी बॉन्ड जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाए जाते हैं, वो धारा 107 और वर्तमान में धारा 126 है। ये जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर सिविल कोर्ट के द्वारा कोई सिविल प्रोसीडिंग पेंडिंग है और सिविल प्रोसीडिंग में अगर स्टेटस को का अगर ऑर्डर हो गया है, यथा स्थिति का अगर आदेश कर दिया है सिविल कोर्ट ने, तब भी ये धारा अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि स्टेटस को का मतलब ही है कि जैसी स्थिति में है प्रॉपर्टी वैसी स्थिति में रहेगी, तो उसमें शांति भंग होने का कोई मतलब ही नहीं है, दंगा फसाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। सिविल प्रोसीडिंग ही चलेगी, वहीं से वो डिसाइड होगा इस तरह का जो डिस्प्यूट है, और ये धारा वहां पे अप्लाई नहीं होगी। और अगर सिविल कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन अगर दे दिया गया है तो ऑटोमेटिक ये धारा खत्म मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस धारा का यूज नहीं करना है। इमरजेंसी कंडीशन में, विशेष कंडीशन में ही इस धारा का यूज करना है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में स्पष्ट कर दिया है। कई केसेज में ये देखा गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि इस धारा का मिसयूज भी कुछ लोग कर रहे हैं। जो काफ़ी पहुंच वाले जो लोग होते हैं, जिनकी पहुंच होती है, वो इस धारा का मिसयूज करके कब्जा बनाए रखते हैं, अवैध कब्जा कर लेते हैं ज़मीनों पे,
क्योंकि 2 महीने का ही तो पोजेशन साबित करना है, उसके बाद कब्जा अपना है, फिर लड़ते रहिए सिविल सूट, जिंदगियां निकल जाएंगी। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू स्पष्ट है। जो भी इसके संबंध में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।